गृह मंत्रालय ने अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साफ निर्देश दिए हैं कि 30 दिनों के अंदर संदिग्ध अवैध प्रवासियों के दस्तावेजों की जांच पूरी कर ली जाए। दोस्तों, सरकार का निर्देश साफ है, अगर इस समय सीमा में दस्तावेज सही नहीं पाए जाते तो ऐसे प्रवासियों को देश से निर्वासित कर दिया जाएगा। लेकिन हमने अगर कुछ रोहिंग्यास को पकड़कर हमने उनके समुद्र में फेंक दिया कि वो सामने तुम्हारी कंट्री रही 800 मीटर दूर, स्विम करके जाओ, तो पूरे ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट बाहर आ गए कि यह आपने गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है कि आप इनको डिपोर्ट नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट में 10 साल केस चलता रहेगा, आपकी डिपोर्टेशन बंद। लेकिन ये रेडिकलाइज इस्लाम जो राइज कर रहा है बांग्लादेश और ओपन थ्रेट्स हैं, उसके ऊपर कुछ सबकी चुप्पी है। दोस्तों, ये इतना बड़ा डीप थ्रेट है और हम लोग पिछले 1 साल से लगातार गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि सर वहां पर रेडिकलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। भाई मैं आपको समझा रहा हूँ, फजर की नमाज पे से लेकर इशा की नमाज तक दिन में 5 दफा ये स्टडी सर्कल करते हैं, जिसमें ये अहद करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हिंदू का बाकी जो है कुफार है, उसके खिलाफ हमें जंग लड़नी है, अपनी अपनी मस्जिद के मुताबिक अपने अपने ये जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को रिलीजन का तड़का लगा के लोगों को खिलाते हैं 5 दफा दिन में। कैसे करेंगे आप मुकाबला? कैसे करेंगे मुकाबला? तो ये बाबा कौन चिल्ला रहा है? बांग्लादेशी जो ये प्रोड्यूसर हैं, जो हाँ जो प्रोडक्शन करते हैं, ये वाला प्रोड्यूसर जो कमीज, कच्छे, जांगिया, बनियान, तौलिया ये बनाते हैं, हाई टेक्नोलॉजी वाले आइटम जो बांग्लादेशी बनाते हैं। मोहम्मद यूनुस जब से आया है, यानी कि उसने जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में उसने इंक्रीज किया है, ग्राउंड रियलिटी बांग्लादेश की चेंज हो रही है। देयर इज समथिंग वी नीड टू डू। रेडिकल इस्लामिस्ट नेटवर्क्स वापस आ रहे हैं और चुन चुनकर वो जो जिहादी जो जेल में थे उनको बाहर निकाला जा रहा है। मोस्ट शॉकिंग वेल नोन जिहादी, आपको याद होगा, उसका नाम था शायद जशीबुद्दीन रहमान, जेल में था वो, उसको लिबरेट कर दिया गया। और उस बंदे ने क्या बोला है? ये बंदा वो था जो बोलता था कि मैं वेस्ट बंगाल को मोदी के रूल से मैं रिलीज कराऊं। कि पहले पाकिस्तान एक लॉन्च पैड था, अब बांग्लादेश एक लॉन्च पैड बनता जा रहा है, नॉट जस्ट फॉर टेररिज्म, लेकिन एक मैसिव आइडियोलॉजिकल वॉर जो है भारत के खिलाफ खेलने के लिए, लड़ने के लिए ये तैयार किया जा रहा है इनको। और आपको मालूम है कि पाकिस्तानी इलीगली भारत में नहीं रहते, बांग्लादेशी रहते हैं। 10 करोड़ से ज्यादा है वो, और हमारी आर्मी 15 लाख की है। अब 15 लाख की आर्मी बॉर्डर पर लड़ेगी या इन 10 करोड़ जिहादियों के साथ लड़ेगी? आप नंबर्स खुद दे सकते हैं। और ये रेडिकल्स, इनके पास एक्सेस किस चीज का है? इनके पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ऊपर से फॉलोअर्स हैं भारत के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा तो इनको लोग फॉलो करते हैं। ऊपर से सोने दे सुहागा, वो हो गया। अमेरिका की फंडिंग भी आ गई। दोस्तों, फंडिंग आई है IMF से 2 कंट्रीज को। दोनों जो भिखारी हैं इस वक्त, पाकिस्तान को युद्ध के माहौल में, युद्ध चल रहा है, उसके बीच में IMF ने पैसे दे दिए कि तुम हथियार और खरीद लो। और अब वेस्ट बंगाल को 2 चीजें दी गई हैं, IMF का पैसा प्लस हथियार। ये जो कार्गो प्लेन है, ये पूरे के पूरे हथियार लेकर वहां पर आया है ताकि नॉर्थ ईस्ट को तंग किया जाए, वेस्ट बंगाल को तंग किया जाए। और आप भारत में बैठे हुए बांग्लादेश को एक फ्रेंडली नेबर की तरह देखते रहे। मोदी जी खुद 15 साल बांग्लादेश को नेबरहुड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री मानते रहे, और अमेरिका ने अपनी डर्टी गेम यहां पर खेलनी शुरू कर दी। उन्हें मालूम है कि कोई भी ये रेडिकलाइज जो चीज कर रही है उसके लिए पैसा चाहिए, और सबसे पहला काम किया IMF का बेल आउट टू बांग्लादेश। दोस्तों, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है टेररिज्म को फैलाने के लिए, क्योंकि इसके बिना टेररिज्म जो है वो सिर्फ स्लोगन से काम नहीं चलता, उसके लिए डॉलर चाहिए होते हैं, और वो डॉलर्स यूज किए जाते हैं हथियार खरीदने के लिए। और इसी मंथ में 1.3 बिलियन डॉलर्स का बेल आउट दिया गया बांग्लादेश को। आपको लगेगा यार हेल्प ही तो करी है एक पुअर कंट्री की। ऐसा नहीं है, यू हैव टू थिंक डीपर। टाइमिंग्स इन जियोपॉलिटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। IMF जो फंडिंग करती है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? अमेरिका। और अमेरिका पैसे बिना किसी फायदे के देता ही नहीं है। पहले उन्होंने युद्ध के टाइम पर पाकिस्तान को पैसा दिया, ये, और अब बांग्लादेश को। आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है? और जैसे ही पैसे आया है, अगले दिन जिहादियों ने अपना फन उठाना शुरू कर दिया, हम भारत को तंग करेंगे।
कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। और जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं भारत के, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अमेरिकन हिपोक्रेसी वो भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट चल रही है। डीप स्टेट ने अपना काम करना शुरू कर दिया। पहले पाकिस्तान को तैयार किया, जब उसने मुंह की खा ली, अब बांग्लादेश को शुरू कर दिया। इसके कंधे के ऊपर अब बंदूक चलाई जाएगी, जैसे यूक्रेन के कंधे पर बंदूक चलाई गई। अब बांग्लादेश। और हमने भी क्या किया, हमने भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास अपनी पूरी एक्सरसाइज, मिलिट्री पावर हमने बिठा दी है कि वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, दिखाने के लिए वी नो व्हाट योर प्लान इज। तो चिंता मत कीजिए, ये मत सोचना कि भारत की गवर्नमेंट सॉरी है। दे नो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू इट। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं लड़ रहा दोस्तों, हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं, हम एक्सट्रीमिज्म से लड़ रहे हैं। और जो वेस्टर्न पावर्स हैं जो बोलती है कि मोदी इज माय फ्रेंड, वो क्वाइटली एम्पावर कर रहे हैं इस दुश्मन को पैसा देकर। आप इसका मुकाबला तभी कर सकते हैं जब आपने पैरेलल स्टडी सर्कल्स शुरू किए हों। हमने जब पाकिस्तान में, हम लोग एग्जाइल में थे, मार्शल लॉ लगा हुआ था, मार्शल लॉ खत्म हो गया, हम पाकिस्तान वापस चले गए मुख्तलिफ तरीकों से। वहां जाके सबसे पहला काम हमने 2 काम किए। उस वक्त तो ना इंटरनेट था, ना मोबाइल फोन था। हमने सबसे पहले जो है वो अपना मैगजीन शुरू किया जदोजहद के नाम से, जो हम एग्जाइल में निकालते थे, वो पाकिस्तान ट्रांसफर हो गया था। उसको हमने वहां लाहौर से जो है वो भाटी गेट में एक दफ्तर लेके वहां से हमने उसको पब्लिश करना शुरू किया। और वो हमारा जो है वीकली होता था। वीकली हम मैगजीन वो छापते थे, टैबलेट साइज का, और सड़कों पे खड़े होके अनारकली बाजार में और दूसरी जगहों पे खड़े होके उसको बेचते थे। 3 रुपए का, 3 रुपए का बेचते थे। और उसके साथ साथ हमने स्टडी सर्कल शुरू किए डेली बेसिस पे। हमारे ऑफिस में डेली बेसिस पे स्टडी सर्कल होता था। तो एकदम हमारी जो तंजीम है वो बहुत बड़ी हो गई। ट्रेड यूनियंस में हम घुस गए, हम और जो एसोसिएशंस थी जैसे होती हैं उनमें घुस गए, जैसे ट्रेडर एसोसिएशन है और वुमेन्स एसोसिएशन है, यूथ एसोसिएशन है, और एक बड़ी तंजीम कायम हुई। भारत, पाकिस्तान आपको पता है एक अनस्टेबल कंट्री है, तो वहां से फिर भागना पड़ गया। तो बांग्लादेश में तो इनकी गवर्नमेंट थी, शेख हसीना की 15 साल गवर्नमेंट रही है। इन्होंने क्यों तवज्जो नहीं दी इस तरफ? इन्होंने क्यों स्टडी सर्कल नहीं किए? इन्होंने क्यों अपनी पार्टी की जो बेसिक जो पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल एजुकेशन है उसके ऊपर तवज्जो दी? और मास एजुकेशन, जो मैं कहता हूं कि इस वक्त हमें भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो मास एजुकेशन कैंपेन की जरूरत है। पम्फलेट्स छोटे छोटे, हर बंदा जो है ना वो अब फास्ट फूड का आदी हो गया है। वो अब अखबार की सुर्खी पढ़ता है और अंदर नहीं पढ़ता क्या है। तो उनको बिठा के पढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए यूनिवर्सिटियों से शुरू किया जाए, यूनिवर्सिटियों में स्टडी सर्कल शुरू किए जाए। एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स जो है, चाहे वो राइट विंग की है, चाहे वो जो है वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो है, या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो है, उसको उससे थोड़ा सा बच के एक मॉडरेट तरीके से स्टडी सर्कल करके पूरे हिंदुस्तान में लोगों को इतिहास पढ़ाया जाए, इतिहास पढ़ाया जाए। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये तो नेहरू साहब ने जब आए थे तो उस वक्त कर दिया था। आपका पहला जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो मुसलमान था।